तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी इन थर्मोडायनेमिक्स। In thermodynamics, a distinction is made between extensive and intensive property. Basically, extensive को हम लोग एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं या एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं, ठीक है। और इंटेंसिव को हम लोग इंटरनल या इंट्रिंसिक, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड है एक ही है, ठीक है। सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। मतलब कि ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कि कितनी आपकी कितनी क्वांटिटी है सिस्टम की, कितना बड़ा साइज है सिस्टम का, उस पर ये डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी एट्सेट्रा आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सारे सारे क्या होते हैं बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं, क्योंकि मास ऑब्वियसली क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम भी क्वांटिटी पे ही डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी भी क्वांटिटी पे डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा साइज मतलब बॉडी का होगा उतनी ज़्यादा उसमें इंटरनल एनर्जी रहेगी, ठीक है। एंथैल्पी, हाँ भैया, हीट के एब्जॉर्प्शन या रिलीज या कोई भी एनर्जी चेंज जो होता है वो भी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। अब ज़्यादा बड़ी बॉडी होगी तो एनर्जी का चेंज ज़्यादा होगा, ज़्यादा करना पड़ेगा उसके लिए, है कि नहीं। हीट कैपेसिटी, हाँ, हीट कैपेसिटी भी ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ी बॉडी का ज़्यादा होगा, छोटी बॉडी का कम, ठीक है। पर ये भी फिर कभी कभी डिपेंड करता है कि बॉडी बनी किसकी है, मतलब क्वालिटी, मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, वो किस चीज़ से आपका फॉर्म्ड हो रखा है, ये सब चीज़, ठीक है। आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये सारे के सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मॉर्निंग मॉर्निंग। So those properties which do not depend on quantity or size of matter present are known as intensive property। मतलब कि वो सारे प्रॉपर्टीज जो आपके डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ मैटर और द क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी है, साइज क्या है, तो उसको हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर एट्सेट्रा आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, है ना, ये जो प्रेशर हो गया, ये सारे आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सारे के सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब मोलर प्रॉपर्टी, इकाई, ये आपका क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन होता है ना, है कि नहीं। इज द वैल्यू ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी काई ऑफ द सिस्टम ऑफ वन मोल ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, जो काई है बेटा, ये क्या है बेटा? ऑब्वियसली ये आपके मोल्स पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है बेटा? मोल्स। और मोल्स बेसिकली है क्या? मोल्स का मतलब क्वांटिटी ना होता है कि नहीं, ये क्वांटिटी तो है। तो ये किस पर डिपेंड कर गया बेटा? ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। if n is the amount of matter, chi m is equals to chi by n, है कि नहीं? सिंपल सी बात है ये। इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर। यहां पे देखिए बेटा, समझिएगा बात को, ठीक है। यहां पे क्या बोला गया है कि इफ n इज द अमाउंट ऑफ मैटर, अगर ये आपका अमाउंट ऑफ मैटर है n, ठीक है, एंड यहाँ पे काई एम इज इक्वल टू आपका काई बाई एन है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है, क्योंकि हमने इसको डिवाइड कर दिया। अदर एग्जांपल्स आर मोलर वॉल्यूम वीएम एंड मोलर हीट कैपेसिटी सीएम। Let us understand the distinction between extensive and intensive property by considering a gas enclosed in a container of volume V and at temperature T। अब यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि यहाँ पे अगर अमाउंट ऑफ मैटर के साथ अगर उस आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाता है बेटा? क्वांटिटी हो जाता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी वाली फैक्टर खत्म हो गई है वहाँ पे, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा। यहाँ पे देखिए बेटा, जिस तरह से डेंसिटी, देखिए ना, डेंसिटी की अगर बात करें, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? ये आपका मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम। आप क्लियरली देख सकते हो कि मास भी आपका क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट आप जब आपने जब इन दोनों को डिवाइड कर दिया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या निकल के आ रहा है बेटा? ये इंटेंसिव निकल के आ रहा है। तो हमने पहले ये कहा कि सर हमारा जो काई है, काई आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सही बात है। पर जब हमने इसको अमाउंट के साथ डिवाइड कर दिया, तो फिर ये क्या बन जाता है बेटा? ये इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर हो जाता है, जिससे ये बन जाता है आपका एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसीलिए यहां पर आप देख सकते हो कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या है बेटा? आपका ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जबकि आपकी हीट कैपेसिटी अकेले क्या है? ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है,
ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए बेटा कि अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि मोलर वॉल्यूम क्या है सर, हमने कहा है सर मोलर वॉल्यूम भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट अकेले अगर वॉल्यूम की बात करी जाए तो ये क्या बन जाता है आपका बेटा, ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल लेके समझाया है, चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। लेट अस मेक अ पार्टीशन सच दैट वॉल्यूम इज हाफ्ड ईच पार्ट, ठीक है, नाउ हैज 1/2 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम v/2 बट द टेम्परेचर विल स्टिल रिमेन द सेम। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि क्या बोला गया कि हमने ये दिखाया आपको कि हमने एक कंटेनर ले लिया जिसमें जो कि हमारा v वॉल्यूम कैरी कर रहा था। ठीक है बेटा, v वॉल्यूम का था, टेम्परेचर इसकी T थी, मैंने इसको बीच से आधा कर दिया। जैसे मैं इसको बीच से आधा करूंगा तो मेरी जो वॉल्यूम है बेटा वो हाफ हाफ हो जाएगी, बट मेरी टेम्परेचर सेम रहेगी। तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि अमाउंट के ऊपर क्या डिपेंड कर गया, वॉल्यूम देखिए ना आधा हो गया ना, क्योंकि अमाउंट जैसे आपने आधा आधा कर दिया तो ये वॉल्यूम जो है बेटा वो क्या बन गया, ये आपकी बन गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो टेम्परेचर है इट रिमेन द सेम, तो मतलब ये हो गया बेटा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये होता है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट के साथ नहीं बदलता। ठीक है, अमाउंट के साथ ये बदलने वाला नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कहा गया कि वॉल्यूम आपका जो है बेटा वो तो v/2 हो गया, बट द टेम्परेचर विल स्टिल रिमेन सेम। इसका मतलब ये हो गया इट सेम लाइक T, इट इज क्लियर दैट वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वॉल्यूम आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है और आपका जो टेम्परेचर है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गया। ठीक है, अब देखिए बेटा आगे क्या कहा जा रहा है। आगे यहाँ पे बोल रहे हैं कि हीट कैपेसिटी को इन्होंने डिफाइन किया है। हीट कैपेसिटी देखिए बेटा इन दिस सेक्शन, मतलब कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव चलो ठीक है क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए हीट कैपेसिटी क्या होती है। इन दिस subsection let us see how to measure heat transferred to a system and this heat appears as a rise in temperature of a system in case of heat absorbed by the system। ठीक है, कि जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना उसका जो टेम्परेचर है वो बदलेगा। और ये चीज़ हम लोग बाद में जाके आपके फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिक्स में आई थिंक आपने थर्मल प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत देखा होगा इसको, अगर पढ़ाया गया है पीडब्ल्यू में। तो द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर। तो क्लियरली कहा गया बेटा क्या कि जितना हीट आप दोगे उतना ही टेम्परेचर आपका बढ़ेगा या गिरेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका है। अब इसको बराबर करने के लिए आपने क्या किया बेटा, कॉफिशिएंट इनटू क्या किया बेटा आपने, ये क्या है बेटा, ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनैलिटी है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉफिशिएंट डिपेंड्स ऑन द साइज। ये देखिए बेटा क्लियरली बोल देगा, ये जो कॉफिशिएंट है ना बेटा ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है, साइज, कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ द सिस्टम, कि क्या किससे बना है वो, है कि नहीं, कि साइज क्या है, कितनी बड़ी साइज है। तो मतलब हम लोग ये क्लियरली बोल सकते हैं कि जो ये कॉफिशिएंट है बेटा ये क्या है बेटा, ये एक्सटेंसिव नेचर का है कि नहीं, क्योंकि साइज पर डिपेंड कर जा रहा है। ठीक है, सो हमने कहा कि वी कैन ऑल्सो राइट इट एज Q इज इक्वल टू C आपका डेल टी। तो हमने कहा कि चलो सर, तो मतलब ये हो गया Q इक्वल्स टू C डेल टी बन गया। और ये जो C है बेटा ये आपका हो गया हीट कैपेसिटी। क्या हो गया बेटा, ये हीट कैपेसिटी हो गया। ये क्या है बेटा, ये हीट कैपेसिटी है। ठीक है, और हम इस C को हीट कैपेसिटी के नाम से बुलाएंगे। थर्स वी कैन मेजर द हीट सप्लाइड बाय द मॉनिटरिंग द टेम्परेचर राइज प्रोवाइडेड वी नो द हीट कैपेसिटी। मतलब हम लोग ये कह रहे हैं बेटा कि किसी भी बॉडी को कितना हीट दिया गया, अगर उसको आपको मेजर करना है तो उसके लिए आप यहां पे दो चीजें पता लगाएंगे, दैट इज टेम्परेचर राइज, कितना टेम्परेचर बढ़ा, दूसरा कि हीट कैपेसिटी उस बॉडी की कितनी थी। तो हमें मतलब कि ये पता होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हमें पता है तो हम लोग से हीट कितना उसने एब्जॉर्ब किया वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट, व्हेन C इज लार्ज, हमने कहा कि जब C बहुत बड़ा होगा, अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट रिजल्ट्स इन ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर राइज, वाटर हैज अ लार्ज हीट कैपेसिटी आई अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू रेज इट्स टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि जब आप यहां पर देखेंगे कि C बहुत बड़ा है आपका, ठीक है, हीट कैपेसिटी किसी भी बॉडी की अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, तो आपको यहां पर जो यहाँ पे गिवन अमाउंट ऑफ हीट रिजल्ट्स इन ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर राइज। ठीक है, तो मतलब कि अगर आप बहुत सारा अगर आप टेम्परेचर भी दोगे तब भी उसमें जो आपकी राइज आएगी वो बहुत ही छोटी सी आएगी ना, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोल देगा वाटर हैज अ लार्ज हीट कैपेसिटी आई अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू रेज इट्स टेम्परेचर। बहुत सारी एनर्जी लग जाती है उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि C जितना बड़ा होगा आपको टेम्परेचर का चेंज भी उतना ही बड़ा करना पड़ेगा, तभी जाके उसमें हीट का चेंज आपको दिखेगा। ठीक है, प्रोफाउंडली। अभी देखिए बेटा C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। C क्या है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के साथ। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्लियर। यहाँ पे क्या बोला गया, द
मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, यहाँ पे देख लिया बेटा, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस जो कि Cm है बेटा, ये C/n से निकलता है, ये n आपका मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सो इज द हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस एंड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेटा बेसिकली होता क्या है बेटा, कि अगर हम Cm की बात कर रहे हैं तो Cm क्या है बेटा, Cm वो आपकी मोलर हीट कैपेसिटी है जिसके मदद से, देखिए ना यहाँ पे लिखा है ना कि द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू रेज, ठीक है, जितनी क्वांटिटी हीट की चाहिए हमें उस पर्टिकुलर बॉडी की रेस करने के लिए भाई कितना, ऑफ 1 मोल बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री से अगर मुझको बढ़ाना है तो वो ये जो Cm है उसको वो डिफाइन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 डिग्री और 1 केल्विन एक ही बात है। स्पेसिफिक हीट ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इज द क्वांटिटी, बेसिकली मैं बता दूं बेटा, ये अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो है बेटा आपका Cm, ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये C/n है। अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि सर हमने जब इसको डिवाइड कर दिया तो ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते बेटा, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा कि स्पेसिफिक हीट ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द quantity of heat required to raise the temperature of 1 unit mass of a substance by 1 degree सेल्सियस और 1 केल्विन, ठीक है। तो मतलब कि हम इसकी मदद से 1 डिग्री से उस बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे और उसके सब जितना भी हमें फाइंड करना है, 10 डिग्री बढ़ाना है, जो भी करना है उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, फॉर फाइंडिंग आउट द हीट Q रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर्स ऑफ अ सैंपल वी मल्टीप्लाई द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस C बाय द मास M एंड टेम्परेचर चेंज डेल्टी। तो मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला जो है बेटा आपका Q, उसको निकालने के लिए अगर हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि हमारी जो कितनी हीट राइज हुई है अकॉर्डिंग टू दिस स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, अगर आपको निकालना है बेटा, तो उसके लिए आप क्या करोगे बेटा, Q लिखोगे, Q C इंटू M इंटू डेल्टी, ठीक है, जो टेम्परेचर आपको बढ़ा। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो क्या, कौन सा चीज क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस C, ये हो गया बेटा, मास M, और साथ ही साथ आपका टेम्परेचर चेंज आपका डेल्टी, और ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका बन जाएगा बेटा C डेल्टी। अब ये कैसे आया तो हमें बता दो बेटा, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, आपको पता था कि C जो है ना बेटा, ये बेसिकली जो ये C है, ये C आपका यहाँ ऊपर में जो हम लिए था Cm, वो ये है, ठीक है। तो Cm आपके पास क्या था, Cm आपके पास था बेटा C/m, ये कंडीशन है आपके पास। आपने क्या किया, इसको इधर फेंक दिया, तो Cm इंटू M इज इक्वल टू कैपिटल C बन जाता है। तो आप जानते हो कि इसकी वैल्यू जो है बेटा वो कौन रिप्लेस कर सकता है, C। तो आपको यहाँ पे जो ये स्पेसिफिक हीट है बेटा वो मिल जाता है C डेल्टी, ठीक है। ये फॉर्मूला है बेसिकली, ये आपको यूज करना है आगे। अभी यहाँ पे देखिए बेटा Cp और Cv का रिलेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये जनरली पूछा भी जाता है आपके, ठीक है, पेपरों में कभी कभी आता है कि क्या है बताइए Cp और Cv का रिलेशन क्या है, ठीक है। The relationship between Cp and Cv for an ideal gas. At constant volume, the heat capacity C is denoted by Cv, and at a constant pressure, this is denoted by Cp. तो Cv और Cp से डिफाइन होता है, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए है और ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर के लिए है। Let us find the relationship between the two. चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ हीट। अभी देखिए हीट का मतलब क्या होगा, QV इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बेटा, CV डेल्टी जो कि डेल्यू के बराबर है, QP क्या होगा बेटा, CP डेल्टी जो कि डेल एच के बराबर है। अब ये डेल यू और डेल एच के बराबर कैसे आया, ये हमने पीछे डिस्कस किया है लास्ट टाइम, ठीक है, कि जब भी आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम होती है तो उस समय हमारी जो भी हीट उसमें एब्जॉर्ब होगी वो किसके बराबर होगी बेटा, डेल यू के बराबर होती है। और जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा आपके कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो डेल एच के बराबर होती है। सही बात है ना, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए बेटा कि डेल एच की कंडीशन क्या थी बेटा, डेल एच की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। डेल एच था आपके पास यहाँ पे डेल यू प्लस पी डेल वी, ये तो था है ना, ये डेल एच था ये कंडीशन। अब आप देखिए बेटा यहाँ पे किया क्या इन्होंने, द डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv, द डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एन आइडियल गैस एज फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस डेल एच इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, डेल यू प्लस पी डेल वी हो गया, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल यू प्लस डेल आर टी। अब ये डेल आर टी कहाँ से आया, तो हमने यहाँ पे कहा था बेटा पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है। आपने यहाँ पे सिंगल मोल ले रखा है 1 मोल, तो पीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, आरटी हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंडीशन क्या मिल जाएगा आपको बेटा, डेल यू प्लस आर डेल टी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस आर डेल टी है, और आपको अब करना क्या है बेटा, आपको डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है बेटा, डिफरेंस। तो आपने क्या किया बेटा, सीपी माइनस सीवी कर दिया, सीपी माइनस सीवी आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, सिंपल है, आप यहाँ पे Cp डेल्टी माइनस Cv डेल्टी करके इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इन दोनों की जो वैल्यू है उसको डाल दीजिए। तो ये था बेटा डेल यू प्लस डेल आर डेल्टी
डेल यू प्लस आर डेल टी था, माइनस आपका डेल यू आ जाता है, डेल यू से डेल यू कैंसिल हो जाएगा, सी पी माइनस सी वी के बाहर डेल टी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आर डेल टी बचता है, तो डेल टी और डेल टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू क्या मिलता है बेटा, आर मिल जाता है। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग घर में जाके लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए हमने कहा सर रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी कर दिया आपने। ठीक है, सीपी और सीवी का रिलेशनशिप आपने निकालना है। ठीक है, अब आपने कहा कि सर सीपी क्या होता है, तो सीपी की कंडीशन कैसे निकल के आती है, तो हमने कहा सर हम जब सीपी फाइंड करेंगे तो सीपी जो हमारी कंडीशन आने वाली है बेटा सीपी और सीवी की, तो वो आती है बेटा, अगर मान लीजिए मैं डेल यू अगर मैं निकाल रहा हूँ क्यू पी एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैं फाइंड करूँ, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे फाइंड करूँ, तो मैंने लिखा बेटा क्यूपी बेसिकली आपका बराबर होता है सीपी डेल टी के। ठीक है, सीपी डेल टी के, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, और ये बराबर हो जाएगा बेटा आपके डेल एच के, किसके बराबर, डेल एच के बराबर हो जाएगा। अब हमने कहा कि सर जो डेल एच है, डेल एच तो डेल यू प्लस पी डेल पी वी बन जाएगा, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल यू प्लस पी डेल वी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, ये कंडीशन हमको पता है। फिर हमने कहा कि सर इसको चेंज भी तो कर सकते हैं, तो हमने कहा इसको बना सकते हैं सर, हमने मान लीजिए डेल फॉर वन मोल, ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस अगर आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, आइडियल गैस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका बन के कुछ आएगा कुछ इस तरह से कि सर पी डेल वी को हम लोग लिख सकते हैं आर डेल टी, तो बेसिकली आपका जो डेल एच है वो क्या बन जाएगा, डेल यू प्लस आर डेल टी बन जाएगा। हमने इसको यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, अब देखिए बेटा ये डेल एच आ गया, अब डेल एच की कंडीशन मिल जाने के बाद हमने कहा चलो क्यूपी तो पता है हमको, चलो क्यूसी निकाल लेते, सॉरी क्यूवी निकाल लेते एक बार एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपने कहा तो क्यूवी होगा, क्यूवी इक्वल्स टू सीवी डेल टी हो जाता है। ठीक है, और सीवी डेल टी डेल यू के बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ आने वाला है नहीं, हम यहाँ पे लिख देंगे सर सिंस पी डेल वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख देंगे तो ये ही बचेगा बस। तो अब आप देख सकते हैं बेटा कि ये आपके पास ये जो है बेटा आपके पास जो आ रहा था ये वाली कंडीशन, आपने यहाँ पे फॉर्म कर ली है, और ये वाली कंडीशन आपने यहाँ पे फॉर्म कर ली है। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, अब आप ये कह रहे हो कि नाउ वी हैव सीपी डेल टी डेल एच के बराबर था एंड सीवी डेल टी डेल यू के बराबर था। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट दीज इक्वेशन है ना, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये क्या बनेगा, सीपी डेल टी माइनस सीवी डेल टी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस डेल यू, आपका कंडीशन ये आ रहा है। अभी देखिए बेटा यहाँ पे डेल टी अगर आप कॉमन निकालते हो तो सीपी माइनस सीवी हो जाता है। अब डेल एच की बात करें तो डेल एच की कंडीशन ये थी आपकी, डेल यू प्लस आर डेल टी माइनस डेल यू, आपके पास ये कंडीशन है। ठीक है, ठीक है, अब डेल यू से डेल यू कैंसिल हो गया, अब डेल टी सी पी माइनस सी वी आपके पास है, और यहाँ पे आर डेल टी है, डेल टी से डेल टी कैंसिल हो गया, तो आपको सी पी माइनस सी वी क्या मिल गया, दैट इज इक्वल्स टू आर। तो ये आपका यहाँ पे रिलेशन मिल जाता है आपको। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है समझने के लिए। ठीक है, और ये आपको बाद में बहुत सारे न्यूमेरिकल में बहुत बार शॉर्टकट लगाते वक्त काम आता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये रिलेशन तो हो गया, रिलेशन समझ में आ भी गया होगा। अब हम बात करेंगे बेटा मेजरमेंट ऑफ डेल यू एंड डेल एच कैलोरीमीटर। ठीक है, सो वी कैन कैलोरीमीटर की बात करें बेटा, वी कैन मेजर एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद केमिकल और फिजिकल प्रोसेस बाय एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक कॉल्ड कैलोरीमीटर। ठीक है, तो हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करके, कैलोरीमेट्री का इस्तेमाल करके, ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जाएंगी बेटा ये आपके इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताई जाएंगी। ठीक है, इन कैलोरीमेट्री द प्रोसेस इज कैरिड आउट, ठीक है, इन कैलोरीमेट्री द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ वेसल कॉल्ड कैलोरीमीटर। ठीक है, हम लोग कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विच इज इमर्स्ड इन अ नोन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। इसको हम लोग ना एक नोन वॉल्यूम, मतलब कि हमने 1 लीटर लिया है, 2 लीटर लिया है, हमें पता है, हम उसके अंदर इसको डुबा देते हैं। ठीक है, नोइंग
द हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच कैलोरीमीटर इज इमर्स्ड, मतलब कि जिस लिक्विड में आप डाल रहे हो उसकी दो चीज़ आपको पता है बेटा, वॉल्यूम भी आपकी नोन होनी चाहिए, आपने जो डाला है, ठीक है, वो कितना वॉल्यूम है, और साथ ही साथ उसकी हीट कैपेसिटी आपको नोन होनी चाहिए, मतलब कि आपको इसका सी पता होना चाहिए, ठीक है, इसका भी आपको ये दोनों चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है, एंड द हीट कैपेसिटी। अब आगे देखिए बेटा, इट इज पॉसिबल टू एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, मतलब कि आपको कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी भी पता होना चाहिए, ठीक है, सी लिख दो मैं, ये भी आपको नोन होना चाहिए। तो मतलब आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे तीन चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आपने कितना लिया, ये हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड कितना है बेटा, और हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर कितना है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए बेटा बोला क्या जा रहा है, इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द हीट इवॉल्व इन द प्रोसेस बाय मेजरिंग टेम्परेचर चेंज। अगर हमें ये तीनों चीजें पता है तो तब हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, तब हम लोग टेम्परेचर चेंज को क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट आर मेड अंडर टू डिफरेंट कंडीशन, दो अलग अलग कंडीशन में आपके मेजरमेंट करे जाते हैं। अब वो कौन कौन से कंडीशन होंगे, तो यहाँ पे आप देखिए बेटा, ये आपका कैलोरीमीटर है, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए बेटा हम लोग कैसे कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली हम करेंगे बेटा एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर, दो कंडीशन में हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए बेटा डेल्यू की मेजरमेंट कर रहे हैं। फॉर chemical reaction, heat absorbed at a constant volume is measured in a bomb calorimeter, and here a steel vessel, the bomb is immersed in a water bath and the whole device is called calorimeter, ठीक है। The steel vessel is immersed in a water bath to ensure that no heat is lost to the surrounding, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं बेटा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम में किया जा रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम में कर रहे हैं तो आपको पता ही होना चाहिए इस क्यूवी का काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या किया बेटा, आपने यहाँ पर ये एक ऐसा कंटेनर ले लिया है जिसमें कि आप देख सकते हो कि ये सब कुछ बैठा हुआ है, थर्मोमीटर है ये ना, ठीक है। इससे हम लोग टेम्परेचर का मेजरमेंट करने वाले हैं, जो कि हमें फाइनल रीडिंग देगा, जिससे कि पता चलेगा कितना टेम्परेचर राइज है, फॉल हो रहा है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट बॉम्ब है बेटा, जो कि आपके पूरा स्टील का वेसल है, इसके अंदर में पूरा पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हो ये पूरा पूरा पानी है, ये ऑक्सीजन का इनलेट है, इसके अंदर से आप यहाँ पे ऑक्सीजन डालेंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए फायरिंग लेट्स यहाँ पे लगाए गए हैं, इसका क्या काम होगा आगे समझ में आएगा आपको। ये स्टरर है, मतलब ये आपका पानी को घुलने में काम आएगा, है ना, मतलब आप पानी को हिला के उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। अब देखिए बेटा आगे क्या कहा जा रहा है, आगे ये कह रहे हैं कि द कंबस्टिबल, देखिए बेटा, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज बर्न्ड इन प्योर डाइऑक्सीजन सप्लाई, डाइऑक्सीजन सप्लाइड इन द स्टील बॉम्ब। तो हम लोग बेसिकली करते क्या है बेटा, हम लोग यहाँ से ना ऑक्सीजन का सप्लाई देते हैं और यहाँ पे ना एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग जला देते हैं, ठीक है। अब जब ये जलेगा बेटा तो यहाँ पे आपका क्या होगा बेटा, हीट बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या बेटा, हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन इज ट्रांसफर टू द वाटर अराउंड द बॉम्ब एंड इट्स टेम्परेचर इज मॉनिटर। तो मतलब बेसिकली करते क्या बेटा कि हम पहले यहाँ से हमने आग लगाई, इसको जला दिया, जब ये जला तो जो भी हीट आपका यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ बेटा वो फिर किसको दे दिया गया बेटा, क्योंकि आप जब इसको जलाओगे तो ये स्टील गर्म हो जाएगा। अब जब ये स्टील गर्म होगा तो इसके आसपास का जितना भी पानी है बेटा वो क्या हो जाएगा, वो भी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। तो वहां पे क्या होगा बेटा, कितना उसने जो हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन इज ट्रांसफर टू द वाटर अराउंड द बॉम्ब एंड इट्स टेम्परेचर इज मॉनिटर्ड। तो उसके आसपास में जितना टेम्परेचर आपका राइज हुआ उसको मेजर करने के लिए हमारे पास थर्मोमीटर तो है ही, एंड इट्स टेम्परेचर इज मॉनिटर्ड सिंस द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज सील्ड, ये सील्ड होता है, इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज। तो यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया बेटा ये कंप्लीटली सील्ड है, तो इसकी वॉल्यूम नहीं बदलने वाली, ठीक है। इसकी वॉल्यूम तो बदलने से रही, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेटा इसके अंदर जो आपका यहाँ पर जो गैस है जो कि आपका है ऑक्सीजन अंडर प्रेशर, उस वो तो एक्सपैंड नहीं कर सकता। अब जब वो एक्सपैंड नहीं कर सकता तो गर्मी किसको देगा, इसी को देगा। अब वहां से बेटा हीट कहाँ निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी। तो यहाँ पे वही कहा गया है बेटा कि सिंस the bomb calorimeter is sealed, its volume does not change, i.e. the energy changes associated with reaction are measured at constant volume. Under these condition no work is done, इसमें कोई भी वर्क डन होने वाला नहीं है। So under these condition no work is done as the reaction is carried out at constant volume in the bomb calorimeter. Even for reaction involving gases there is no work done as del V is 0. So temperature change of the calorimeter produced by the completed reaction is then converted to QV। तो तब ये जो भी आपकी एनर्जी है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, QV में, जो कि उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में काम करेगा। एंड बाय यूजिंग द नोन हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन 5.11, ठीक है। अभी देखिए बेटा 5.11 हमारा जो इक्वेशन है वो आगे है यहाँ ऊपर की तरफ, जो कि आपका ये था, ठीक है।
ये क्यू वी इक्वल्स टू सी वी डेल टी, ये कंडीशन थी आपकी, ठीक है। तो ये आपको पता करने के लिए हमें ये यूज़ करना पड़ेगा, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें सी वी का नॉलेज ऑलरेडी होना चाहिए, है कि नहीं। और ये डेल टी जो है बेटा, जब ये थर्मोमीटर में राइज होगा तो उससे हम लोग इसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेटा, ये आपका क्यू वी कंडीशन में किया गया, जिसमें आपने वॉल्यूम का चेंज नहीं किया, वॉल्यूम इसमें कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अभी देखिए बेटा आगे, अब यहाँ पे इन्होंने दूसरा यहाँ पे मेजरमेंट भी दिया है बेटा आपका, यहाँ पे डेल एच का मेजरमेंट। अब डेल एच की मेजरमेंट कैसे करते हैं देखिए बेटा, तो मेजरमेंट ऑफ डेल एच, अब यहाँ पे हम किस पे कांस्टेंट रखेंगे बेटा, प्रेशर को, ठीक है। प्रेशर हमारी कांस्टेंट रहेगी। सो मेजरमेंट ऑफ हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर जनरली अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हम लोग नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में करते हैं बेटा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता या घटता नहीं है, ठीक है, वो आपका एकदम कॉन्स्टेंट रहता है। कैन बी डन इन कैलोरीमीटर शोन इन फिगर 5.8, तो आप देख सकते हो इसकी फिगर कुछ इस तरह से है। ये काफी सिंपल सा एपरेटस रहता है, ठीक है। ये फोम्ड पॉलिस्टाइरीन कप है, ठीक है, प्लास्टिक की काफी अच्छी कप होती है। ये आपका रिएक्शन मिक्सचर है, और यहाँ पे हमने सिंपल सा एक थर्मोमीटर डाल रखा है, क्योंकि और इसे खुला रखा हुआ है, ठीक है। इसे खुला क्यों रखा है आप जानते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर में काम करना है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम का एक्सचेंज किया जा सकता है। कांस्टेंट प्रेशर में काम करने का मतलब क्या हो जाता है बेटा, कांस्टेंट प्रेशर में काम करने का मतलब ये हो जाता है कि आपका एग्जैक्टली मतलब कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो हमारा होने वाला है, ठीक है। ठीक है बेटा, सो वी नो दैट डेल एच इक्वल्स टू क्यूपी होता है, क्योंकि ये हमारा क्या चल रहा है बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर चल रहा है, तो ये हमें पहले से ही पता है। सो हमने कहा कि बेटा कि एंड देयरफॉर हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड जो क्यूपी एट कांस्टेंट प्रेशर इज आल्सो नोन एज द हीट रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यस एग्जैक्टली, यहां से बेसिकली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का जो है ना बेटा, ये जो है कंडीशन स्टार्ट होता है, यहीं से सारी एंथैल्पी अब चालू होगी, ठीक है। एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी कौन कौन सी रिएक्शन की एंथैल्पी होती है। जनरली हम जितनी भी आपके रिएक्शन करते हैं बेटा, वो कभी भी आइसोलेटेड कंडीशन में नहीं करते ना, ओपन कंडीशन में करते हैं। कोई भी आप अगर ये लैब वगैरह में कोई भी रिएक्शन करोगे, केमिकल मिला रहे हो, तो वहाँ पे कोई भी आइसोलेटेड कंडीशन या एडियाबैटिक कंडीशन नहीं है, ठीक है। वो सारे आपके ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम में किए जा रहे होते हैं, ठीक है। क्लोज सिस्टम में भी तो हीट आप मतलब है ना एक्सचेंज कर ही सकते हैं कि नहीं। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवॉल्व्ड एंड अ सिस्टम लूजेस हीट टू सराउंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया बेटा कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपकी जो हीट है वो इवॉल्व होती है और सिस्टम अपने एनर्जी को एक तरह से लूज कर देता है, ठीक है, हीट को लूज कर देता है। देयरफॉर क्यूपी विल बी नेगेटिव, तो ये क्यूपी क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हमारा डेल एच नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि जब भी हीट, जैसे सिस्टम है, ये सिस्टम से अगर आपका हीट बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, इसका डेल एच नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसके बाहर जो है वो क्यू जो है बेटा वो लूज हो रहा है, तो इसकी क्यू जो है बेटा वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, तो क्यू जो आपका पी आएगा वो भी क्या आएगा बेटा, आपका नेगेटिव आएगा। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, so will be negative. Similarly in an exothermic reaction heat is absorbed, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा, आपका हीट एब्जॉर्ब होता है और क्यूपी जो है बेटा इज पॉजिटिव एंड डेल एच विल बी पॉजिटिव। अब यहां पर ये जो चीजें हैं बेटा थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे कि क्यूपी नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए होगा और क्यूपी पॉजिटिव आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए होगा, जो कि आपके डेल आर एच को भी पॉजिटिव या नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट कंडीशन में, ठीक है। सो ये आपका कैलोरीमीटर है फॉर मेजरिंग हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये नॉर्मल हमारा जो थर्मोमीटर है वही काम कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल थर्मोमीटर में जितना भी आपका टेम्परेचर राइज और फॉल होगा उसी से ये आपका डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। देखिए बेटा, पानी पी लो ना प्लीज। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए सब ठीक है ना बेटा, हाँ चलो, धूम्रपान तो नहीं कर रहे ना, चलो चलिए प्रॉब्लम 5.6, 1 gram of graphite is burnt in a bomb calorimeter in excess of oxygen at 298 Kelvin and 1 atm 1 atmospheric pressure according to the equation, ठीक है। बॉम्ब कैलोरीमीटर लिया गया है तो मतलब समझ लीजिए बेटा कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। ये हमारा ये ना ग्राफाइट जलाया हमने, हमें CO2 मिला, ठीक है। ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 298 केल्विन टू 299 केल्विन, मतलब कि एक आपके डिग्री का या एक केल्विन का राइज आया, ठीक है। इफ द हीट कैपेसिटी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा डेल टी हमारे पास 1 है, 1 केल्विन का डेल टी है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास हीट कैपेसिटी कितनी बेटा, हीट कैपेसिटी भी दे रखी है शायद। इफ द हीट कैपेसिटी of the bomb calorimeter is 20.7 kilojoule per Kelvin, what is the enthalpy change of the above reaction at 298 Kelvin and 1 atm pressure, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कितना इसमें आपका जो है बेटा चेंज आया। ऑब्वियसली हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर लिया है तो ये क्यूवी है ना, ये क्यूवी है, तो क्यूवी क्या होता है बेटा, सीवी डेल्टी होता है कि नहीं। ये देखिए बेटा
QV है ये, ठीक है, क्योंकि ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है। बॉम्ब कैलोरीमीटर की अगर बात करी जाती है तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में एक ही बात का ध्यान रखना है आपको बेटा कि यहाँ पे आपकी जो वॉल्यूम होगी बेटा वो क्या हो जाएगी बेटा, वो कांस्टेंट हो जाएगी, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे आपको जो CV है वो दिया ही गई है, CV आपके पास है ना, और चेंज इन टेम्परेचर कितना आया था बेटा आपका, चेंज इन टेम्परेचर आपको 1 आया था ना। तो आपका जो यहाँ पे Q जो है, जो हीट एब्जॉर्ब होगा बेटा, सॉरी हीट एब्जॉर्ब जो होगा बेटा वो सीधा मल्टीप्लाई 1 से होकर तो उतना ही आएगा ना, -20.7 किलो जूल आएगा, है कि नहीं। अब आगे देखिए बेटा, हियर नेगेटिव क्यों हो रहा है यहाँ पे, देखिए बेटा अब यहाँ पे कंडीशन को समझना, ठीक है। हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक नेचर क्यों है, क्योंकि जलाया गया है ना, जला रहे हो आप बेटा, इसको जलाओगे तो एनर्जी बाहर निकलेगी, हीट बाहर की तरफ निकलता है कि नहीं। बॉम्ब फटता है जब, है ना, बॉम्ब जब फटता है तो गर्मी बाहर निकलती है ना, है कि नहीं। जो सामने बैठा आदमी है, ठीक है, उसको उसकी गर्मी से ही ना चोट लगती है बेसिकली। तो यहाँ पे बॉम्ब कैलोरीमीटर में बेसिकली यही होता है बेटा। तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में ये हुआ है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा कि हियर del U ऑफ द कंबशन, थर्स del U फॉर द कंबशन ऑफ द 1 ग्राम ऑफ ग्राफाइट इज -20.7 किलो जूल। सर अब ये कैसे आया, क्योंकि हमने सर QV निकाल लिया, QV हमारे del U के बराबर होता है, तो QV जो आया del U उतना ही ना होगा, तो del U हमारे पास कितना है बेटा, -20.7 किलो जूल पर मोल आ गया, ठीक है। ये आप देख सकते हो आपका किलो जूल पर केल्विन आ रखा है। अब हमने कहा सर चलो, तो फिर तब हमने क्या बोला कि हमने निकालना क्या बेटा, फॉर कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्राफाइट आपको निकालना है, ठीक है। फॉर कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्राफाइट, तो 1 मोल ऑफ ग्राफाइट में कितने मास होते हैं बेटा, 12 है, क्योंकि कार्बन एक ही है तो 12 ही होगा। तो 12 ग्राम इंटू इतना कर दिया तो कितना आ रहा है बेटा, ये तो ये देख सकते हो बेटा, ये आपके आगे बेटा 1 मोल की, ठीक है, 1 मोल का कंडीशन ये आ रहा है आपका। और चेंज इन Ng आपका क्या है बेटा, वो 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज हुआ तो नहीं है, कोई चेंज हुआ है यहाँ पे, कोई मोल्स का चेंज नहीं हो रहा, सब कुछ सेम ही है। तो हमने कह दिया तब हमारा कंडीशन क्या होगा बेटा, तब del H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, del U। अब सर ये del H इक्वल्स टू del U कैसे हो गया, तो हमने कहा सर क्योंकि अभी तो आपको बताया सर कि सर जो del Ng है वो हमारा क्या है, 0 है। हमने कहा सर del H की वैल्यू क्या होती है, सर del H की वैल्यू तो del U प्लस del NG/RT ना होता है कि नहीं। अब ये तो 0 है ना, अब ये 0 है तो del H किसके बराबर हो जाएगा बेटा, del U के बराबर हो जाएगा। तो del U जितना है बेटा आपका, del U जितना आपका आ रखा था उतना, ये देखिए बेटा del U आपकी इतनी आ रखी थी। अब ये थी किसके लिए बेटा, ये किलो जूल पर केल्विन के लिए आ रखा था। अब मोल के लिए निकालना है तो मोल को मल्टीप्लाई कर दिया हमने ना, पर मोल को मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, तो हमारी जो कंडीशन है बेटा वो इतनी आ जाती है। ये रही हमारी कंडीशन, ठीक है। कार्बन का कोई भी मोल यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, अगर चेंज होता तो फिर हम यहाँ पे del Ng की बात करते हैं कि del Ng सर 1 था 2 था, कितने का चेंज आया, ठीक है। बट ये चेंज हुआ नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे और ये आपका जो आंसर है इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसके घर में जाकर ट्राई करिएगा। अब आगे देखिए बेटा एंथैल्पी चेंज। अब बहुत सारे आपके जो अलग अलग रिएक्शन है बेटा उसके एंथैल्पी चेंज के बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले हम ये देखेंगे कि एंथैल्पी चेंज बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो देखिए बेटा, इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये देखिए बेटा, रिएक्टेंट्स गिविंग आउट प्रोडक्ट, है नहीं, ये होता है। द एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction is called the reaction enthalpy। कभी भी अगर आपका कोई भी रिएक्शन, ठीक है, यहां पे ध्यान देना बेटा, द एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction is called the reaction enthalpy, ठीक है। कोई भी आपका जो रिएक्शन है बेटा, ठीक है, अगर उसमें कहीं भी अगर एनर्जी का चेंज अगर आ रहा हो, ठीक है, या एंथैल्पी का चेंज अगर आ रहा हो, हीट की चेंज अगर आ रही हो और वो आपके कांस्टेंट प्रेशर में किया गया हो, तो तब उस एंथैल्पी को हम लोग रिएक्शन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है बेटा। क्या कहते हैं बेटा, रिएक्शन एंथैल्पी। मोस्टली जितने भी आपके रिएक्शन होते हैं बेटा वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही किए जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक ही है जो कि फिक्स्ड है। The enthalpy change of a chemical reaction is given by the symbol del RH। तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि जो एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन है बाबू, ये हमारा कौन देता है बेटा, ये del RH देता है। ये हमारा सिंबल होता है एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन का, ठीक है। किसी भी रिएक्शन एंथैल्पी को हम डिफाइन ऐसे करते हैं। तो देखिए क्या बोला गया बेटा, del RH क्या होता है बेटा, सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब कि आप जब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको चेंज इन एंथैल्पी का पता चलेगा ना, कि मतलब कि आपने क्या किया बेटा, एंथैल्पी चेंज इन द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्टेंट्स, इसको माइनस कर दो, आपका यहां पे कंडीशन आ जाएगा। अब देखिए आगे, हियर symbol sigma is used for summation and AI and BI are the stoichiometric। AI और जो BI है बेटा ये stoichiometric आपके coefficients वगैरह होंगे जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। stoichiometric coefficient of the products and reactants respectively in the balanced chemical equation। for example यहाँ पे देखिए बेटा, आपको यहाँ पे दिखाते हैं। पहले क्या बोला गया बेटा कि CH4 को आपने जलाया,
CH4 को आप जब जलाते हो तो दो चीजें बाहर देखने को मिलती हैं बेटा, CO2 और H2O, क्योंकि आप ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हो, तो ये हमने पढ़ा हुआ है ना, हमें पता है ये चीज। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो बेटा कि जो आपकी ΔRH निकल के आएगी वो क्या आएगी बेटा, एंथैल्पी चेंज, मतलब कि जो एंथैल्पी ऑफ दी प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ दी रिएक्टेंट आप ये कर दोगे तो इससे आपकी चेंज इन एंथैल्पी का पता चलता है। ठीक है, अभी देखिए बेटा यहाँ पे इन्होंने कैसे लिखा है, तो हमने कहा कि सर एंथैल्पी ऑफ CO2, ये आपका प्रोडक्ट है ये, एंड एंथैल्पी ऑफ आपका H2O, और आप क्लियरली देख सकते हो कि इसकी जो मोल्स है उसको मल्टीप्लाई किया है इसके आगे। ठीक है, विल सब्ट्रैक्ट विथ एंथैल्पी ऑफ CH4 प्लस 2 एंथैल्पी ऑफ आपका O2। तो इस तरह से क्या देख सकते हो आप यहाँ पे आपकी एंथैल्पी का चेंज आपको देखने को मिलता है। वेयर HM इज द मोलर एंथैल्पी, HM क्या है बेटा यहाँ पे, मोलर एंथैल्पी है बेटा इनकी मोलर एंथैल्पी, इसीलिए इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये मोलर एंथैल्पी है और हमने यहाँ पे मोल्स दो ले रखे हैं, यहाँ पे दो ले रखे, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए बेटा, एंथैल्पी चेंज इज अ वेरी यूजफुल क्वांटिटी, नॉलेज ऑफ दिस क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड व्हेन वन नीड्स to plan the heating or cooling required to maintain an industrial change। ध्यान सुनिएगा बेटा, इंडस्ट्रियल केमिकल रिएक्शन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो आप कभी भी एंथैल्पी को एक बहुत ही यूजफुल क्वांटिटी की तरह यूज कर सकते हो बेटा, क्योंकि आप देख सकते हो बेटा कि जब आप यहां पर ये पता करना चाहते हो कि कोई भी बॉडी किस तरह से हीट हो रही है या कूल हो रही है, कौन सी बॉडी को कितने देर तक की हीटिंग करनी है, कितने देर तक की कूलिंग करनी है, तो उस समय आपको एंथैल्पी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको एंथैल्पी पता होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इतने देर तक इसको इतना टेम्परेचर पर रख दोगे तो ये इतना जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में ये सब चीजों का बहुत बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैं आपको बार बार कहूंगा बेटा कि एंथैल्पी जो है ना बेटा, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल में काम करता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल में इसकी उतनी कोई स्टडी नहीं है, बट मैक्रोस्कोपिक लेवल में इंडस्ट्रियल पढ़ाई हो गई है ना, कोई भी केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह जब आप करने जाओगे बेटा, तो एंथैल्पी बहुत बहुत बार आपको काम आएगा। इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका इक्विलिब्रियम और एंथैल्पी होता है। ठीक है, सॉरी ये एंथैल्पी की मतलब थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा कि टेम्परेचर का डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कि, देखिए बेटा समझाता हूं मैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका क्या होता है। ठीक है, जब कोई भी रिएक्शन में कोई भी चेंज होना बंद हो जाता है, या फिर चेंज अगर हो भी रहा है बेटा बहुत स्लोली हो रहा है, ठीक है, तो तब आपको समझना होगा कि अगर मैं इसको हीट दूंगा तो ये टेम्परेचर क्या फास्ट हो जाएगा, या अगर मैं इसको हीट इसका निकाल दूंगा तो क्या ये रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर का डिपेंडेंस ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट इज वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट, जो कि आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप इक्विलिब्रियम पढ़ने स्टार्ट करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब कि ये वो टाइम होता है बेटा जब आपका रिएक्शन चालू नहीं हुआ, मतलब कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि आपका एक तरह से बोल सकते हो कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ और मतलब रिएक्टेंट्स अपने एकदम कंप्लीट फॉर्म में है, जो कि अभी तक प्रोडक्ट फॉर्म इन्होंने नहीं किया। ठीक है, या तो हम ऐसे रिएक्शन को देखेंगे जो कि स्टार्ट ही नहीं हुआ, या तो हम ऐसे रिएक्शन को देखेंगे जो कि खत्म हो चुका है। ठीक है, देखिए बेटा, सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, देखिए, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंडीशन अंडर विच a reaction is carried out। ठीक है, it is therefore necessary that we must specify some standard condition, हमें एक standard condition को specify करना जरूरी है। The standard enthalpy of a reaction is the enthalpy change for a reaction when all the participating substance are in their standard states। हाँ जी, ये देखिए बेटा standard state में है। ठीक है, मतलब कि जैसे आपका अब साल शुरू होने वाला है 12वीं का, ठीक है, अभी आप अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, सब बच्चे सोचते हैं ना कि इस साल तो मैंने फाड़ देना है, इस साल तो मैंने मतलब है ना पूरा ऐसा पढ़ाई करूंगा कि मतलब सब घर वाले भी बोलेंगे क्या पढ़ाई किया, बट करते नहीं बच्चे, वो अलग बात है ना। बट ये ऐसा होता है ना कि आप जब 10 में आए थे तो आपने बोला ना अब ऐसे पढ़ाई करूंगा बस, देखो फिर हो गए, घर वाले पागल हो जाएंगे, रिश्तेदार वगैरह सब पागल हो जाएंगे, है नहीं। तो देखिए बेटा, तो यही कहा गया कि ये वो स्टैंडर्ड स्टेप है। हाँ, एंड में आते आते वो फिर एंड हो या एक्सो हो जाता है ना, फिर तो समझने वाली बात हो जाती है। फिर अब जो एक्सो रह जाते हैं तो उनसे मार्क्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, अब जो एंडो रह जाते हैं उनको तो मार मार के पढ़ाना पड़ता है ना, अरे पढ़ना रे, चल चल करना रे, तो ये वाली कहानी हो जाती है। फिर देखिए बेटा, so the standard state of the substance standard state of a substance at a specified temperature is its pure form at 1 bar। क्लियरली कहा है ना, प्योर फॉर्म, ये अपने प्योर फॉर्म में रहेगा, एकदम प्योर फॉर्म। ठीक है, एट 1 बार, चलो 1 बार को आप इग्नोर कर सकते हो, चलो 1 बार छोड़ दो,
इस बात पे ध्यान रखो कि ये अपने प्योर फॉर्म पे है, मतलब अपने स्टार्टिंग फॉर्म पे एकदम कि नहीं अब तो कुछ करना है, अब यहाँ पे बहुत खतरनाक रिएक्शन होने वाला है, तो इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया बेटा कि ये जब अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे तो उस समय जो भी आपकी एंथैल्पी होगी बेटा उसको हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। तो देखिए बेटा मतलब कि जब पहली बार रिएक्शन चालू हुआ है तो पहली बार रिएक्शन काफी, अगर वो स्पॉन्टेनियस है तो बहुत ही फास्ट प्रोसीड करेगा। ठीक है, और अगर मान लो कि बहुत स्लो, अगर मान लो कि बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक नेचर का है तो बहुत ही स्लो प्रोसीड करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए बेटा फॉर एग्जांपल द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड, यहाँ पे क्या बोला गया बेटा, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड बोला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टेबल अभी बाद में देख लेंगे। ठीक है, देखिए बेटा स्टैंडर्ड फॉर एग्जांपल द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड ethanol, ethanol लिया इन्होंने at 298 केल्विन इज प्योर लिक्विड इथेनॉल एट 1 बार, हमने इसको 1 बार पे लिया है। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड आयरन एट 500 केल्विन इज प्योर आयरन एट 1 बार। तो आप देख सकते हो बेटा कि स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड आयरन एट 500 केल्विन इज प्योर आयरन एट 1 बार। ठीक है, तो 1 बार में ये आपका प्योर रहता है। यूजुअली डेटा आर टेकन एट 298 केल्विन। ठीक है, 298 केल्विन में नॉर्मली हम लोग डेटा वगैरह लेते हैं, बट आयरन के लिए आप देख सकते हैं स्पेसिफिकली इन्होंने यहाँ पे 500 केल्विन के लिए लिया है। ठीक है, और 500 केल्विन में भी आपका आयरन जो है बेटा वो प्योर आयरन रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आयरन जब नॉर्मली हमारे सामने प्रेजेंट होता है तो वो मिक्स फॉर्म में रहता है, किसी न किसी चीज में मिला हुआ है, वो चीज़ है नहीं। बट आयरन को अगर आपको प्योर फॉर्म में देखना है 1 बार में तो आपको इतने टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा उसको, तब जाके उसकी शायद इंप्योरिटी वगैरह निकल जाएगी उसकी बॉडी से, है ना, तब हमें प्योर आयरन का जो है कंडीशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया बेटा कि स्टैंडर्ड कंडीशंस आर डिनोटेड बाय एडिंग द सबस्क्रिप्ट ये। ठीक है, आपका नॉट का सबस्क्रिप्ट होता है बेटा, और या फिर आप ऐसे, मतलब बहुत सारे टीचर तो डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं ये। ठीक है, ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता, काटना नहीं पड़ता, बट ये अब इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब तो आपको बुक में हर बार ये ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, देखिए बेटा टू द सिंबल डेल एच, एग्जाम्पल डेल एच नॉट, इसको हम लोग डेल एच नॉट कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं आपको सारी एंथैल्पी बताऊंगा जो कि आपके फेज ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे होगी, मतलब कि गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, आपका सॉलिड टू लिक्विड, वो सब चीजें अभी हम देखेंगे। ठीक है, और सारे एंथैल्पी क्या क्या होते हैं, किस नाम से बुलाना है, कौन सा एंथैल्पी कब क्या काम करेगा, तो ये सब चीजें चलो ध्यान देते हैं। ठीक है, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए बेटा एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो इन्वॉल्व एनर्जी चेंज। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में बेटा एनर्जी चेंज आपको इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एनर्जी बदलता है यहाँ पे। ठीक है, आइस फॉर एग्जाम्पल रिक्वायर्स हीट फॉर मेल्टिंग, है ना, आइस यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड करता है बेटा, क्या करने के लिए बेटा, मेल्ट होने के लिए, और इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, ये हमारा एंडोथर्मिक होगा क्योंकि ये हीट रिक्वायर कर रहा है, ले रहा है। नॉर्मली दिस मेल्टिंग टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आपके कांस्टेंट प्रेशर में ही होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर आप बढ़ाने या घटाने नहीं वाले, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ड्यूरिंग फेज चेंज, और ऑब्वियसली अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो एंथैल्पी तो इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं। सो एंड ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो फेज चेंज के दौरान बेटा आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, जिससे कि आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि H2O सॉलिड क्या बन गया बेटा, H2O लिक्विड बन गया, और डेल ऑफ फ्यूजन आपके डेल फ्यूजन H नॉट आपका क्या है बेटा 6 किलो जूल पर मोल, मतलब कि ये इसका स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी है। ठीक है, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी, जो कि क्या कर रहा है बेटा, इसको चेंज करते वक्त इतनी एनर्जी आपकी लग जा रही है। ठीक है, आप देखिए बेटा यहाँ पे ये प्लस साइन क्यों है, क्योंकि ये आपकी एंडोथर्मिक नेचर की है, इसलिए ये प्लस साइन में आया हुआ है। सो हियर फ्यूजन क्यों लिखा बेटा, क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए सॉलिड से लिक्विड क्या होता है बेटा, आपका फ्यूजन ही होता है ना, सॉलिड टू लिक्विड आपका क्या होता है बेटा, ये फ्यूजन होता है। क्या होता है बेटा, ये फ्यूजन है। ठीक है, अब देखिए बेटा हियर डेल फ्यूजन H नॉट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इन ए स्टैंडर्ड स्टेट, ये आपका स्टैंडर्ड स्टेट पे है। और याद रखिएगा बेटा कि ये जो नॉट है बेटा ये स्टैंडर्ड स्टेट को डिफाइन करेगा। वैसे भी अगर आप पूरा चैप्टर देखोगे ना बेटा, पूरे चैप्टर में स्टैंडर्ड स्टेट ही है, कहीं पे भी आपका ये नॉन स्टैंडर्ड स्टेट लिया ही नहीं गया, हर जगह स्टैंडर्ड स्टेट ही लिया जाता है। ठीक है, if water freezes then process is reversed and equal amount of heat is given off the surrounding, मतलब कि अगर हम इसको फ्रीज कर दें सेम टू सेम पानी के लिए, तो ये क्या होगा बेटा, डेल फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग H नॉट ये आपका -6 किलो जूल होगा। ठीक है, -6 किलो जूल पर मोल, ध्यान देना बेटा। ठीक है, तो मतलब कि यही सेम चीज अगर हम उल्टा कर दें तो हमारा एनर्जी क्या होगा बेटा, माइनस निकलेगा, बाहर निकल जाएगा वो। ठीक है, आगे देखिए बेटा द एंथैल्पी
So the enthalpy change that accompanying melting of 1 mole of solid substance in a standard state is called standard enthalpy of fusion or molar enthalpy of fusion. इसको हम लोग molar enthalpy of fusion कहते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है बेटा, ठीक है। आराम से समझ लीजिए, इसको हमें अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा कंडीशन आएगा कि जब आपको यहाँ पे ना एंथैल्पी बस बोल देगा, आपको बोलेगा नहीं कि ये आपके फ्यूजन का एंथैल्पी है, आइस को आपने पानी बनाया, बस इतना बोला होगा, तो तब आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये बेसिकली फ्यूजन की एंथैल्पी थी जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड इज एंडोथर्मिक, सो ऑल एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन्स आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया बेटा कि जो आपकी मेल्टिंग ऑफ एनी सॉलिड क्या होता है बेटा, वो आपका एंडोथर्मिक नेचर का होता है, इसीलिए सब जितने भी आपके फ्यूजन के एंथैल्पीज होते हैं सारी पॉजिटिव होती है। आप देख सकते हो ये रहा सारे के सारे फ्यूजन की एंथैल्पी है, ये सारी आपकी पॉजिटिव, ठीक है। N2 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, HCl पॉजिटिव, CO पॉजिटिव। देखिए जैसे जैसे ना आपका मतलब बड़ा हो रहा है ना ये साइज वगैरह, जो क्रिस्टल्स जो फॉर्म करने लगे, आयनिक बॉन्ड जैसे से आ रहे हैं बेटा, उसमें देख रही बेटा कि यहाँ पे एंथैल्पी की फ्यूजन बढ़ रही है ना 28.8, क्योंकि NaCl है, NaCl आपका सॉल्ट होता है, तो ये सॉल्ट का क्रिस्टल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है ना, तो इसीलिए तो आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। ये आपकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है और ये आपका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मतलब कि अब इससे और आपने भाप बना दिया, इसको क्या बना दिया बेटा, भाप, तो ये और ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये दोनों के दोनों किस नेचर के होते हैं बेटा, ये दोनों के दोनों आपके एंडोथर्मिक नेचर के होते हैं बेटा। एंडोथर्मिक होने के कारण बेटा क्या हो जाएगा कंडीशन आपका बेटा, ये आपके हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ और यहाँ पे TF और TB जो है ना बेटा, ये आपकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है बेटा, ये आपकी मेल्टिंग पॉइंट और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो कि केल्विन में दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे टेंशन मत लेना, इसे तो क्या होगा, ये केल्विन में इतना ज़्यादा, ये सब केल्विन में दिया है, ठीक है, ये भी केल्विन में दिया हुआ है, क्लियर। चलिए तो अब आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट कंडीशन अगर हम आगे बढ़े तो बेटा आपके पास आ रहा है यहाँ पे रिक्वायर्स हीट फॉर इवापोरेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट TB एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे देखिए बेटा फिर से बता दूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट TB एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे देखिए बेटा, इसको अगर आप लिक्विड से गैस बना रहे हो तो ये आपके एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, ये आपकी प्लस 40.79 किलो जूल आ रहा था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा कि अगर आप समझे तो आपकी डेल फ्यूजन H0 ये आपका 6 किलो जूल था, जबकि ये देखिए कितना आ रहा है बेटा 40.79 किलो जूल, ठीक है। सो यहाँ पे डेल वेपराइजेशन इज अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और ये किसके लिए बेटा, ये आपके पानी के लिए। तो पानी को आप मेल्ट करोगे, सॉरी आपके सॉलिड को, आइस को जब आप मेल्ट करोगे बेटा, तो वहां पे आपको कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि आप नॉर्मली देखते हो ना कि आप आइस अपने हाथ में भी लो तब भी मेल्ट होने लग जाता है वो, पर तुमने पानी को अपने हाथ में डाला, भाप बनने लग जाएगा, है नहीं। एक्जैक्टली हमारे हाथ में भी तो एनर्जी है ना, बट अगर मान लीजिए आपने पानी अपने हाथ में ले लिया, ठीक है, तो पानी हाथ में पानी की तरह ही रहता है ना कुछ देर तक। तो जैसे आपने आइस लिया, आइस तो फटाफट मेल्ट होने लग गया, बट जैसे आपने पानी डाला, क्या पानी फटाफट मेल्ट होता है, नहीं ना। आपका पानी कभी भाप नहीं बनता, इसलिए आपको देखना पड़ रहा है कि पानी को अगर आपको वेपराइज करना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। सो डेल वेपराइजेशन एंथैल्पी जो है बेटा इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अभी देखो बेटा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ अ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर द स्टैंडर्ड प्रेशर इज कॉल्ड, इट्स अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, दैट इज डेल वैप H0, ठीक है। सब्लिमेशन, अभी ये हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए सब्लिमेशन, सब्लिमेशन इज डायरेक्ट कन्वर्जन सॉरी ऑफ सॉलिड इनटू वेपर, है ना, डायरेक्ट अपने सॉलिड से वेपर बना दिया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सॉलिड CO2 है और ड्राई आइस, ठीक है, ये आपका डायरेक्टली ये सप्लाइम होता है बेटा, और ये आपका 195 केल्विन पे ही सीधा क्या बन जाता है बेटा, आपका ये भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो बेटा, नैप्थलीन ऑल्सो इज अ सब्लाइम सब्सटेंस स्लोली, एंड फॉर दिस आप देख सकते हो डेल सब्लिमेशन क्या है बेटा 73.0 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा कि ड्राई आइस को गैस बनने के लिए उतना ज़्यादा एंथैल्पी चेंज की जरूरत नहीं है, जबकि आपके नैप्थलीन को होने के लिए बेटा काफ़ी लगता है, ठीक है। हाँ जी, ये बहुत स्लो होता है ना, समझ नहीं आता, धीरे 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 होता है। आपने टॉयलेट वगैरह में देखा होगा, डालते ही है ना। कैम्फर, कैम्फर के लिए इससे ज़्यादा होता है, कैम्फर के लिए इससे ज़्यादा रहता है। ड्राई आइस नहीं बेटा, इससे आपके नैप्थलीन से ज़्यादा होता है, नैप्थलीन से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 80 इसके आसपास रहता है। पर अगर देखें तो जल्दी हो जाता है, जलाओगे तो तब जल्दी हो जाता है ना। हाँ, वैसे नहीं होता वो, ठीक है। आप जलाओगे तो जल्दी होता है, वैसे वो नॉर्मली नहीं होता। बट आप अगर नैप्थलीन की बात करो तो वो बिना जलाए भी धीरे धीरे अब मेल्ट होने लग जाता है, धीरे धीरे आपका ना वो भाप बनने लग जाता है, ठीक है। वैसे हम इसको आगे आई थिंक कैम्फर का दिया जाएगा, कैम्फर का आया है आगे,
Standard enthalpy of sublimation del sublimation H naught is change in enthalpy when 1 mole of a solid substance sublime at a constant temperature and under standard pressure 1 bar. ठीक है, तो ये आपकी enthalpy of sublimation है और ये अभी तक जितना कुछ भी चल रहा है बेटा ये सब कुछ अभी एंडोथर्मिक चल रहा है. ठीक है, the magnitude of enthalpy change depends on the strength of intermolecular. The magnitude of the enthalpy change depends on the strength of the intermolecular interaction in the substance undergoing the phase transformation. तो आप मैं बता दूं बेटा कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन तीनों बता दिया गया है बेटा. यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में आपको बताया गया बेटा कहाँ से सॉलिड टू लिक्विड बताया गया, सॉलिड टू लिक्विड आपको बता दिया गया. ठीक है, ये आपका पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज दिखा रहा है, पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज है बेटा. उसके बाद आपने लिक्विड टू क्या किया बेटा, लिक्विड टू गैस किया, ये भी आपका पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज है. और आपने सॉलिड टू गैस किया तो ये भी क्या है बेटा, ये भी पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज है. ठीक है, बट इसका वाइस वर्सा क्या होगा बेटा, आपका सब नेगेटिव होगा. क्या होगा बेटा, नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन bond between water molecule hold them tightly in liquid phase. For an organic liquid such as acetone, the intermolecular dipole-dipole interaction are significantly weaker. तो आप देख सकते हो बेटा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बेटा यहाँ पे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है डाइपोल-डाइपोल आपके बॉन्ड से. तो इसीलिए आपका ये जो है बेटा इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होने के कारण आप इसको जल्दी भाप बना सकते हो. थर्स इट रिक्वायर लेस हीट टू वेपराइज. ठीक है, कम हीट लगती है इसको वेपराइज होने के लिए. एंड 1 मोल ऑफ एसीटोन देन इट डज टू वेपराइज 1 मोल ऑफ वाटर. Table 5.1 gives a value of standard enthalpy change of fusion and vaporization for some substance. तो ये टेबल आपने ऊपर देख ही लिया क्या क्या है इसमें. ठीक है, तो आपने यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन के सारे कंडीशन देख लिए. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं. एक प्रॉब्लम नंबर 5.7 देखते हैं. ठीक है, एक बार देखिए क्या बोला गया. अ स्विमर कमिंग आउट ऑफ अ पूल इज कवर्ड विद अ फिल्म ऑफ वाटर. ऑब्वियसली जब पानी से निकलते हो तो आपके शरीर में पानी लगा होता है ना, तो फिल्म ऑफ वाटर वेइंग अबाउट 18 ग्राम. कितना ग्राम बेटा, 18 ग्राम. ठीक है, आप देख सकते हैं 18 ग्राम जो है उसके शरीर में पानी लगा हुआ था. ठीक है, हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड, हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू एवापोरेट दिस वाटर एट 298 केल्विन. ठीक है, आप देख सकते हो बेटा कि कितनी हीट की जरूरत पड़ने वाली है इसको इस पानी को इवापोरेट होने के लिए 298 केल्विन में. ऑब्वियसली अब जाके वो गर्म तवे में तो नहीं बैठ जाएगा ना, है कि नहीं. अब वो नॉर्मली जो उसके शरीर में है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही उसका जो है उसका इवापोरेट होना है. और यहाँ पे इवापोरेशन बोला है तो यहाँ पे वेपराइज तो हम लोग नहीं कर रहे. तो हम लोग करने क्या वाले हैं बेटा, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द वेपराइजेशन ऑफ एट 298 केल्विन. तो आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है. तो मतलब क्या निकालना है बेटा, आपको डेल यू निकालना है. डेल यू निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा बेटा, आपको यहाँ पर डेल एच माइनस पी डेल वी करना पड़ेगा. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए पी डेल वी. और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको पी डेल वी नहीं पता तो आप क्या निकाल सकते हो बेटा, एन आर टी भी कर सकते हो. ठीक है, आप चलिए तो स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास डेल एच ऑफ वाटर कितना है बेटा, 44.01 किलो जूल पर मोल दिया गया है, 298 केल्विन पे दिया गया है. ठीक है बेटा, चलो तो आगे देखते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो चीज़ आपको मिल चुकी है. अब हमारा रिप्रेजेंटेशन अगर देखिए बेटा ये रिएक्शन का तो क्या है बेटा, H2O पहले लिक्विड था, अब क्या बन गया बेटा, गैस बन गया. आप देख सकते हो ये कंडीशन आपकी आ गई ना, ये वेपराइजेशन कंडीशन में ये आपका आ गया. नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम H2O. तो आपने कहा 18 ग्राम ऑफ H2O में कितने मोल्स है, तो ऑब्वियसली सर 18/18 1 मोल ना, तो आपको 1 मोल का यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, अब आपने फॉर्मूला लगाया, हीट सप्लाइड टू इवापोरेट 18 ग्राम एट 298 केल्विन. तो क्या करते हैं बेटा, n इंटू एंथैल्पी ऑफ ये कर देंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कर दिया आपने. अब यहाँ पे हीट सप्लाइड आपने निकालना है तो आपको पता होना चाहिए बेटा कांस्टेंट प्रेशर में जो आपका QV होगा वो क्या होगा, डेल एच के ना बराबर होगा. ठीक है, और उसके साथ आपने क्या करते हैं, मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा कंडीशन आ गया. तो आपको QV कितना मिल जाएगा बेटा, 44.01 किलो जूल, ये आपको QV मिल गया. ठीक है, अब हमने क्या करते हैं, एज्यूमिंग स्टीम बिहेविंग एज एन आइडियल गैस. अब हमने यहाँ पे चलो QV तो निकाल लिया, बट हमें निकालना क्या बेटा, हमें तो डेल यू निकालना है. अब डेल यू निकालना है तो मैंने कहा ना ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको. ठीक है, आपके पास मोल्स का चेंज आ चुका है ना, क्योंकि आपको पता है कि Ng जो था आपका कितना था बेटा, मैं दिखा दूंगा एक बार, उसको ऊपर कर लेंगे थोड़ा सा. ये देखिए बेटा आपको यहाँ पे चेंज इन आपके इन मोल्स, एक मोल की आई थी ना, एक मोल आपने लिख दिया यहाँ पे. देखिए यहाँ पे आपके पास ये था, ये आपका 1 है. ठीक है, उसके बाद आपका जो आर है बेटा वो क्या था, 8.314. ठीक है, और आपकी जो टी थी बेटा वो 298 केल्विन थी. ठीक है, अब यहाँ पे किलो जूल में था
इसलिए हम किलो जूल में होने के कारण इसको चेंज करना पड़ता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ से, 10⁻³ से। ओके एक मिनट नहीं 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 नहीं, ये पहले किलो जूल में नहीं है, ये जूल में ही है। इसको किलो जूल बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली हमारा जो ये आंसर आया ना, ये वाला बेटा, ये हमारा किलो जूल में था ना, मतलब ये कहा गया, ये डेल एच आपने जो यहाँ पे ये जो डेल एच निकाला था बेटा, ये आपके पास किलो जूल में दिया है ना बेटा। बट जो आप ये लेते हो बेटा, ये जो आपने आर लिया है या आपने जो टी लिया है, ये सब तो आपके जूल में होते हैं। तो इसको किलो जूल बनाने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके ये किलो जूल बनेगा, तब जाके इन दोनों का आप क्या कर पाओगे बेटा, माइनस कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी किलो जूल में होना चाहिए और ये भी किलो जूल में होना चाहिए, मतलब ये भी किलो जूल में और ये भी किलो जूल में। तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के बाद आप जब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये आपका आंसर आएगा 41.53 किलो जूल, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा वाला, ये वाला, डेल यू वाला, डेल यू इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस डेल एन जी आर टी, ठीक है। ये और ये गैसेस के लिए हो रहा है क्योंकि हमने लिक्विड से क्या बनाया बेटा, गैस बनाया, और गैस का हमारे पास 1 मोल था। क्लियर, समझ में आया? तो ठीक है, तो ऐसे इसको करना होगा। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आपके पास। एज्यूमिंग द वाटर वेपर बी अ परफेक्ट गैस, आपने इसको परफेक्ट गैस मान लिया। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, फिर से आपको डेल्यू निकालना है, ठीक है। फिर से आपको डेल्यू फाइंड करना है। व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, कितना बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 373 केल्विन पे है, ठीक है। 1 बार प्रेशर है बेटा, प्रेशर आपके पास 1 बार इज कन्वर्टेड टू आइस, आपने इसको आइस बनाया, क्या बनाया बेटा, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे फिर से बता दो बेटा, इन्होंने वाटर वेपर लिया है, तो 2 स्टेप में जाएगा ये। वेपर से पहले क्या बनाओगे, लिक्विड, और लिक्विड से फिर क्या बनाओगे, सॉलिड। यस एग्जैक्टली, उसको आप पहले है ना आइस बनाओगे, उसके बाद ही। सो गिवन एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस से, फिर वो कहाँ तक गया है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए, गिवन द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 6 एंड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज इतना। आप देख सकते हो बेटा कि आपको यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे दिया गया है बेटा, मतलब कि डेल फ्यूजन H नॉट आपको कितना मिल गया बेटा, 6 किलो जूल मिल गया, ठीक है। और उसके बाद आपको मोलर हीट कैपेसिटी कितनी मिल गई बेटा, पर मोल, एंड हीट कैपेसिटी, सॉरी हीट कैपेसिटी है बेटा, ये हीट कैपेसिटी दिया गया है बेटा आपको, मतलब कि आपको यहाँ पे C दे दिया गया है कितना, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आपको ये मिल गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द चेंज टेक प्लेस एज फॉलोज, तो पहले क्या हो, ठीक है बेटा, स्टेप नंबर 1, 1 मोल ऑफ H2O 100 डिग्री सेल्सियस में जो था, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया 1 मोल ऑफ आपके इसमें 1 मोल ऑफ आइस में, जो कि क्या बन गया बेटा आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, ठीक है। एंथैल्पी चेंज यहाँ पे डेल H1 आ गया। स्टेप नंबर 2, बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 2 देखिए बेटा, 1 मोल ऑफ H2O, क्योंकि जो कि हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आ गए थे, उसको अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, 1 मोल ऑफ सॉलिड में। तो हमने इसको लिक्विड से पहले लिक्विड में लाया 0 डिग्री सेल्सियस में, उसके बाद फिर सॉलिड बनाएंगे बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये आपकी एंथैल्पी चेंज आपकी H2 आ जाएगी। अब हम जानते हैं टोटल एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा, H1 प्लस H2, इन दोनों को प्लस कर देंगे, है कि नहीं। तो आप देखिए बेटा H1 क्या होगा बेटा, तो आपने कहा सर H1 हमारी होगी बेटा माइनस, ये 18 क्यों लिया बेटा, तो क्योंकि आप जानते हो ये, क्योंकि ये आपके 1 मोल ऑफ वाटर का मास ही होता है, ठीक है। और हमारे पास 4.2 क्या है बेटा, ये 4.2 आप देख सकते हो बेटा, ये 4.2 ये हीट कैपेसिटी है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि हम करते क्या बेटा, M इंटू सी इंटू टेम्परेचर करता है ना। तो मास आपके पास कितना बेटा, मास आपके पास 18, क्योंकि 1 मोल लिया आपने। सी आपके पास कितना, 4.2, और आपका टेम्परेचर चेंज 0 से 100 to 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा ना। तो कितना आ रहा है आपका आंसर बेटा, ये देखिए बेटा, ये आपके आंसर आ गई, है ना। तो ये कितना आ गया माइनस, और ये माइनस क्यों, क्योंकि यहां पर आपका सॉरी, ठीक है, एंथैल्पी की एग्जैक्टली, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये एनर्जी रिलीज करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे माइनस क्या है बेटा, 7560 जूल पर मोल आपका आ गया, ठीक है, जो कि आपका माइनस 7.56 किलो जूल पर मोल बन जाएगा आपका, ठीक है। कंडीशन आपकी ये आ रही है। अब आप देखिए बेटा, अब नेक्स्ट में क्या करना है बेटा, आपको फ्यूजन, है ना, फ्यूजन करना है, क्योंकि अब तो आपको बदलना है उसको, है कि नहीं। अब जब इसको बदलोगे तो कंडीशन में क्या आएगा बेटा, आप देख सकते हो कि अब हम यहाँ पे लिक्विड से क्या बना रहे हैं बेटा, आपके सॉलिड बना रहे हैं। लिक्विड से सॉलिड बनाते वक्त क्या करते हैं बेटा, ये तो फ्यूजन था, तो मतलब कि फ्यूजन में तो ये सॉलिड से लिक्विड बन रहा था ना, बट आप इसमें उल्टा कर रहे हो तो ये माइनस होगा आपका कंडीशन, ठीक है। तो आपने इसको उल्टा कर दिया, तो आपका डेल एच क्या आएगा बेटा, डेल H2 आपकी आएगी -6 किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल आ जाएगा आपका, ठीक है। तो कंडीशन ये दे रखा आपको, चलो लगा दिया। अब इन दोनों करना कुछ नहीं बेटा, इन दोनों को सिंपली क्या करना बेटा, आपने ऐड कर देना है। तो ऐड करते ही आपका जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा टोटल एंथैल्पी का, ठीक है।
इसके नीचे है क्या? ओ हाँ, ये रहा आपका आ गया। अब लास्ट में फाइनली आप क्या करेंगे बेटा, आपको पता ही है कि देयर इज अ नेग्लिजिबल चेंज इन द वॉल्यूम ड्यूरिंग द चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू सॉलिड, इसलिए डेल वी हमने क्या मान लिया बेटा, उसको जीरो मान लिया, क्योंकि नेग्लिजिबल चेंज है, कोई वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं है कि नहीं। तो हमारा डेल एच किसके बराबर हो जाएगा बेटा, डेल यू के बराबर। तो डायरेक्टली आपको क्या आ जाएगा बेटा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, माने 13.56 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कंडीशन बन जाता है किसके लिए बेटा, ये बन जाता है आपका टोटल इंटरनल एनर्जी के लिए, जो कि आप देख सकते हो कि नॉर्मली आप जितने बार भी डेल एच निकाल रहे हो, अगर वॉल्यूम का चेंज जब तक से स्पेसिफाइड नहीं है, हम वॉल्यूम के चेंज को बार बार क्या ले रहे हैं बेटा, जीरो ले रहे हैं, ठीक है। इसीलिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट। अब एक चीज देखना बेटा, एक और चीज आप नोटिस करना कि पी डेल वी हो या डेल एन जी आर टी हो, ये ना हमेशा जीरो है फिजिकल रिएक्शंस के लिए, ठीक है बेटा। फिजिकल रिएक्शन मतलब कि अब आपका फेस चेंज आ गया, मतलब कि फेस चेंज हो रहा है, जो भी मतलब कि आइस से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना, ये सब जो भी हो रहा है ना बेटा, उसके लिए हमेशा क्या है बेटा, ये आपका जीरो आ रहा है बार बार, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है बेटा, डेल एच इक्वल्स टू डेल यू हो जा रहा है डायरेक्टली। पर जब आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, जैसे मानो C+O2 ने हमको दिया CO2, तो ये क्या है बेटा, ये केमिकल रिएक्शन है ना। तो केमिकल रिएक्शंस में आप यहाँ पे जो मोल्स निकल रहा है उसको कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 मोल निकला था ना CO2 का बेटा, तो इसको आपने कंसिडर यहाँ पे किया है, ठीक है। तो याद रखना बेटा कि P डेल V और डेल NGRT ये हमेशा फिजिकल रिएक्शंस के लिए क्या कंडीशन दिखाएगा बेटा, जीरो दिखाएगा। और नॉर्मल और केमिकल रिएक्शंस के लिए आपकी जो मोल्स यहाँ पे है बेटा, उसको यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करने को मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ गया है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आप देख सकते हो कि द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स